नमस्कार साथियों, आज के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सेमेस्टर 5 कोर पेपर 12 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाने के अधिक चांस हैं। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, डॉक्टर सानियत सेन के 3 सिद्धांतों का विश्लेषण करें। इससे पहले जो है हमने 3 क्वेश्चंस बता दिया है, तो आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर जाके देख सकते हो, या प्लेलिस्ट में जो है आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ पर भी आप जाके देख सकते हो। बिल्कुल आसान से आसान शब्दों में इसका प्रश्न का आंसर देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको परिचय देना है। डॉक्टर सानियत सेन चीन के क्रांतिकारी नेता थे जिनके नेतृत्व में 1911 ईस्वी में चीन के किंग राजवंश को सत्ता से उखाड़ फेंकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। अगर हम बात करें डॉक्टर सानियत सेन की, तो यह जो है चीन के क्रांतिकारी नेता थे जिसके नेतृत्व में 1911 ईस्वी में जो है चीन में क्रांति हुआ था, जिसमें किंग राजवंश को पूरी तरह से जो है सत्ता से उखाड़ फेंका गया और यहाँ पर जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हुआ और चीन में गणराज्य की स्थापना किया गया। डॉक्टर सानियत सेन के 3 सिद्धांतों में राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद और सामाजिक न्याय था। डॉक्टर सानियत सेन ने 3 सिद्धांत दिए थे, जिसमें से पहला था राष्ट्रवाद, दूसरा था लोकतंत्रवाद और तीसरा था सामाजिक न्याय। इस प्रकार से उनका कार्यक्रम 3 सिद्धांतों के नाम से प्रसिद्ध था। चीन में डॉक्टर सानियत सेन ने राजतंत्र व्यवस्था को समाप्त करके लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित किया था, जिसके कारण ही चीनी गणराज्य में उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। अगर हम बात करें डॉक्टर सानियत सेन की, तो इन्होंने जो है चीन में गणराज्य को स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। यही कारण है कि इन्हें जो है चीन के इतिहास में राष्ट्रपिता कहा जाता है। डॉक्टर सानियत सेन ने 3 सिद्धांतों को अपने कुओमितांग दल में लागू किया था, जो केवल चीन में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में उनके सिद्धांतों को अपनाया गया है। डॉक्टर सानियत सेन जो है एक दल को स्थापित करता है 1911 के दौरान, कुओमितांग दल, और इस दल में जो है इन्होंने अपने जो 3 सिद्धांत दिए थे, राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद और सामाजिक न्याय, इस सिद्धांतों को भी लागू किया था और यही आधार पर ये लोग जो है कार्य करते थे। उसके बाद हम लोगों को जो है देखना है कि डॉक्टर सानियत सेन ने जो 3 सिद्धांत दिया था, इनमें इसका क्या विचारधारा था। तो पहला जो सिद्धांत है इनका वो है राष्ट्रवाद। डॉक्टर सानियत सेन का कहना था कि चीन की दशा को सुधारने के लिए राष्ट्रवाद आवश्यक है। राष्ट्रवाद के अभाव में चीन की दशा नहीं सुधारा जा सकता है, इसीलिए वो चाहते थे कि पूरे चीन में राष्ट्रीयता का विकास हो। डॉक्टर सानियत सेन का कहना था कि जब तक चीन में राष्ट्रवाद स्थापित नहीं होगा तब तक चीन की जो दशा है उनको नहीं सुधारा जा सकता है। अगर चीन की दशा सुधारना है तो यहाँ पर राष्ट्रवाद स्थापित करना पड़ेगा, तभी यहाँ की जो है स्थिति सुधर सकती है, राष्ट्र जो है विकास कर सकता है। राष्ट्रीयता के आधार पर ही चीन उन्नति कर सकता है, क्योंकि चीन पर विदेशियों का अधिकार प्राप्त था। यही कारण था कि चीन का राष्ट्रीयता विकास रुक गया था। यानी कि चीन की बात करें तो डॉक्टर सानियत सेन का मानना था कि जब तक चीन में राष्ट्रीयता का विकास नहीं होगा तब तक देश में विकास नहीं हो पाएगा। यहाँ पर जो है विदेशियों का नियंत्रण स्थापित था, जिसके कारण जो है राष्ट्र का विकास बिल्कुल रुक सा गया था। इसीलिए डॉक्टर सानियत सेन का मानना था कि चीन में राष्ट्रीयता का विकास करना बहुत ही आवश्यक है, तभी यहाँ का जो है विकास हो सकता है। डॉक्टर सानियत सेन का कहना था कि चीन में विदेशियों के साम्राज्यवाद का रहते चीन में राष्ट्रीयता का विकास असंभव है। विदेशी राज्य चीन को ऐसी स्थिति में लाते जा रहे थे जैसे कि चीन एक औपनिवेशिक राज्य की तरह है और विदेश का अपना राज्य है। यहाँ पर आपको एक बात समझनी है कि डॉक्टर सानियत सेन का मानना था कि चीन में जो है विदेशियों का पूरी तरह से सत्ता नियंत्रण होते जा रहा था, साम्राज्यवाद जो है धीरे धीरे फैलता जा रहा था। ऐसे स्थिति में डॉक्टर सानियत सेन का मानना था कि जो विदेशी राज्य है चीन में आकर इस प्रकार से नियंत्रण कर लिया है जैसे कि लगता है उनका अपना राज्य है और चीन वासियों का जो है ये अपना राज्य नहीं है बल्कि विदेशी राज्य है। ऐसी स्थिति में विदेशी साम्राज्य से देश की रक्षा करना मुश्किल था, किंतु चीन को विदेशी साम्राज्य के शोषण से तभी बचाया जा सकता था जब चीनवासी अपने देश से प्रेम करना सीखे और उनमें देशभक्ति की भावना जागृत हो। डॉक्टर सानियत सेन का मानना था कि विदेशी साम्राज्य जो है चीन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है, ऐसे में यहाँ के लोगों का शोषण हो रहा है, यहाँ के लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है। यहाँ के लोगों पर जो अत्याचार और शोषण हो रहा है तभी छुटकारा मिलेगा जब विदेशियों को यहाँ से निकाला जाएगा, और ऐसा तभी हो सकता है जब चीन में राष्ट्रीयता का विकास हो, राष्ट्रीयता की भावना लोगों के अंदर जागृत हो। जब तक राष्ट्रीयता की भावना लोगों के अंदर जागृत नहीं होगा
तब तक ना ही विदेशियों को यहाँ से भगाया जा सकता है, ना ही उनके अत्याचार और शोषण से छुटकारा मिल सकता है। चीन में राष्ट्रवाद को स्थापित करने का उद्देश्य विदेशी साम्राज्य नहीं था, बल्कि राष्ट्रवाद को जागृत करने का उद्देश्य चीन अपने देश की ढांचा को बदलना चाहता था। तभी लोगों को चीन में समानता का अधिकार मिलना संभव हो सकता था। डॉक्टर संजय सेन का कहना था कि चीन से जो है विदेशियों को व्यापार करने से मना करना नहीं है या उनको विदेशियों को यहाँ से भगाना नहीं है। चीन में जो राष्ट्रवाद का उदय या राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने का उद्देश्य है, यहाँ के लोगों के अंदर राष्ट्रीय भावना जागृत हो जाएगी तो ऐसी स्थिति में राष्ट्र का विकास हो सकेगा, यह एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बन सकेगा। दूसरा जो इसका सिद्धांत था वो था लोकतंत्रवाद। डॉक्टर सांजत सेन चीन के विकास के लिए लोकतंत्रवाद व्यवस्था को जरूरी मानते थे। लोकतंत्रवाद व्यवस्था में जनता की समानता के सिद्धांतों पर आधारित गणराज्य है, जिसके अंतर्गत जनता द्वारा लोकसभा और विधानसभा के अध्यक्षों को निर्वाचित किया जाता है। जनता के इच्छा अनुसार ही लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार का चयन होता है। डॉक्टर सांजत सेन का जो दूसरा सिद्धांत था वो था लोकतांत्रिक व्यवस्था। इनका मानना था कि जब तक चीन में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित नहीं होगा तब तक चीन के लोगों के प्रति समानता का अधिकार नहीं दिया जाएगा। समानता का अधिकार तभी मिलेगा जब यहाँ पर जो है गणराज्य की स्थापना होगी, जिसके अंदर लोकसभा और विधानसभा रहेगी। तभी जो है जनता के अनुसार यहाँ के सरकार को चुना जाएगा। जनता अपनी इच्छा अनुसार अपनी सरकार को चुनेगी और जब जनता अपनी इच्छा अनुसार सरकार को चुनेगी तो यहाँ पर सभी को समान अधिकार मिलेगा। लोकतंत्र व्यवस्था में देश के सभी नागरिकों को समानता का अधिकार दिया जाता है, चाहे वह उच्च नीच वर्ग अथवा पुरुष महिला हो, सभी को समान रूप से अधिकार प्राप्त होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना 3 चरणों में हो सकती है, जैसे कि सैनिक शासन, एकात्मक राज्य और संवैधानिक सरकार। डॉक्टर सांजत सेन का मानना था कि जब तक चीन में जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित नहीं किया जाएगा तब तक यहाँ के लोगों को अधिकार नहीं मिलेगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर किसी भी जाति, धर्म, ऊंच नीच, गरीब, पुरुष, महिला किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है, बल्कि यहाँ पर सभी को जो है समान अधिकार दिया जाता है, चाहे किसी भी वर्ग का हो, चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, कोई भी हो। लोकतांत्रिक राष्ट्र में जो है सभी को समान अधिकार दिया जाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है सैनिक शासन हो सकता है, एकात्मक राज्य भी हो सकता है और संवैधानिक सरकार भी हो सकता है। तो हम लोग देखते हैं कि सैनिक शासन क्या होता है, फिर देखेंगे एकात्मक राज्य क्या होता है और फिर इसी में समझेंगे कि लोकतांत्रिक में ही संवैधानिक सरकार क्या होता है। सैनिक शासन व्यवस्था एक ऐसा व्यवस्था है जिसके अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा को भंग कर दिया जाता है तथा उनके सदस्यों की सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। सैनिक शासन तब लागू होता है जब सरकार द्वारा शासन व्यवस्था चलाने में असमर्थ हो। अगर हम सैनिक शासन की बात करें तो यह एक ऐसे व्यवस्था होता है जब जहाँ पर सैनिक शासन लागू हो जाता है वहाँ पर जो है लोकसभा और राज्यसभा को भंग कर दिया जाता है तथा जितने भी उनके सदस्य होते हैं उनकी सदस्यता को समाप्त कर दिया जाता है। सैनिक शासन तभी लागू होगा जब वहाँ के सरकार द्वारा शासन व्यवस्था को चलाने में असमर्थ रहेगा। अगर वह शासन व्यवस्था को चलाने में समर्थ है तो वहाँ पर जो है सैनिक शासन लागू नहीं होगा। लेकिन यदि कोई सरकार चाहे राज्य में हो चाहे राष्ट्र में हो, जहाँ पर शासन व्यवस्था को चलाने में असमर्थ है वहाँ पर ही सैनिक शासन लागू होती है। इसके अंतर्गत भ्रष्टाचार, कठोर दंड विधान और भारी करों को लिया जाता है तथा स्त्रियों पर भी अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसके अलावा देवी देवताओं के अंधविश्वास की प्रथा को हटाना इत्यादि इसमें पूरा शासन सेना के हाथों में होता है, जिसके कारण ही अपने मनमाने ढंग से कार्य करता है। अगर हम बात करें सैनिक शासन तो सैनिक शासन एक ऐसा शासन है जहाँ पर भ्रष्टाचार होगा, जहाँ पर बिना वजह के जनता पर जो है कठोर दंड दिया जाएगा। यहाँ पर कोई विधि का पालन नहीं किया जाएगा, बल्कि सैनिक अपने मनमाने ढंग से कार्य करेगा, स्त्रियों पर जो है अत्याचार करेगा, महिलाओं पर अत्याचार करेगा, समाज में अनेक प्रकार की प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है सैनिक शासन होता है। सैनिक शासन जो है एक ऐसा शासन होता है जिसमें जनता की स्वतंत्रता पूरी तरह से छीन जाती है। दूसरा जो लोकतांत्रिक में शासन प्रणाली है वो है एकात्मक राज्य। ऐसे राज्य को कहते हैं जिसमें केंद्रीय सरकार सर्वोच्च मानी जाती है। इनका निर्णय अंतिम निर्णय होता है। राज्य के सभी प्रशासनिक विभागों को प्राप्त करने वाले अधिकारी केंद्रीय सरकार के हाथों में निहित होता है, जैसे कि फ्रांस व ब्रिटेन। एकात्मक राज्य क्या है? तो यह एक ऐसा राज्य होता है जहां पर सारी शक्ति जो है केंद्र सरकार के पास होती है और इस केंद्र सरकार जो होती है उनको सर्वोच्च मानी जाती है। अंतिम निर्णय जो अगर होता है उस राष्ट्र में
तो केंद्रीय सरकार की होती है। केंद्रीय सरकार मीन्स वहाँ पर जो सम्राट होता है, जो प्राचीनतम काल से चलते आ रहा है, यह जो है सम्राट वंशानुगत है। यह जो है सम्राट योग्यता के आधार पर भी हो सकता है वंशानुगत, लेकिन यहाँ पर जो है जो सम्राट होता है उनके लिए मतदान नहीं होता है, बल्कि जो है वंशानुगत रूप से कहीं कहीं चलता है तो कहीं कहीं योग्यता के आधार पर सम्राट को चुना जाता है, जिसके अंतर्गत जो है केंद्रीय सरकार होती है। और केंद्रीय सरकार के अंतर्गत जो सबसे उच्च व्यक्ति माना जाता है वो सम्राट ही माना जाता है उस राष्ट्र की। उसके अंतर्गत सभी प्रशासन होता है, उनके अंतर्गत सभी प्रशासन कार्य भी करता है। तो इस प्रकार से जो ब्रिटेन है या जो फ्रांस है, वहाँ पर जो है एकात्मक राज्य है। आपको ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि एकात्मक राज्य में भी जो है विधानसभा होता है, लोकसभा होता है, यहाँ पर भी स्वतंत्रता है, यहाँ पर भी सभी लोगों को समान अधिकार है, लेकिन यहाँ पर जो है सम्राट होता है जिनका निर्णय अंतिम निर्णय होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि संवैधानिक सरकार क्या होता है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो है संवैधानिक सरकार। यह एक ऐसा व्यवस्था है जिसके अंतर्गत विधि सर्वोच्च मानी जाती है, ना कि कोई व्यक्ति। एक बात जो है आपको बहुत ध्यान से रखना है कि जो संवैधानिक सरकार होता है यहाँ पर विधि सर्वोच्च मानी जाती है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति या जनता सर्वोच्च नहीं होती है, जो बहुत खास बात है। जहाँ पर संवैधानिक सरकार है वहाँ पर जो है विधि सर्वोच्च होगी, ना कि जनता। लेकिन बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हैं जैसे दक्षिण कोरिया, वहाँ पर विधि सर्वोच्च नहीं है, वहाँ पर जो है सरकार सर्वोच्च है, वहाँ पर जो है व्यक्ति सर्वोच्च है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर विधि सर्वोच्च है, यहाँ पर कोई जनता, कोई व्यक्ति, कोई सरकार सर्वोच्च नहीं है। यही कारण है कि चाहे पीएम हो या सीएम, भारत में जो है उसको भी जेल हुआ है ना। तो यहाँ पर जो है विधि का शासन है, विधि को सर्वोच्च माना जाता है भारत में। डॉक्टर सानियत सेन जनमत को अधिक महत्व देते थे। इनका कहना था कि देश में जनता का शासन होना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने यह भी कहा है कि राष्ट्र की परिस्थितियों को देखते हुए सरकार को अधिक शक्ति होनी चाहिए। सरकार पर जनता का नियंत्रण अवश्य रहना चाहिए, परंतु सरकार को भी इतनी शक्ति मिलना चाहिए कि वह देश में शांति और सुरक्षा बनाए रखा जा सके। डॉक्टर सानियत सेन ने जो है जनमत को अधिक महत्व दिया है। इनका मानना था कि जनता का शासन किसी भी राष्ट्र में होना अति आवश्यक है। इन्होंने यह कहा है कि जनता द्वारा अगर सरकार को चुना जाएगा तो वह सरकार उन जनता के लिए कार्य करेगी। लेकिन अगर राजतंत्र व्यवस्था है वहाँ पर जनता के द्वारा शासक को नहीं चुना जाता है, बल्कि वंशानुगत रूप से सरकार बनता है। ऐसे में सभी जनता को जो है समान अधिकार या समान अवसर नहीं मिलता है। लेकिन जहाँ पर जो है जनमत है, जहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित है, वहाँ पर जनता द्वारा सरकार को चुना जाता है ताकि वह सरकार जनता के लिए कार्य करे। अगर कोई सरकार जनता के लिए कार्य नहीं करता है तो 5 वर्षों में सरकार को बदला जा सकता है। डॉक्टर सानियत सेन ने इसमें एक बात और महत्वपूर्ण कहा है कि सरकार को जो है अधिक शक्ति जनता से देना चाहिए, तभी तो जो है जनता पर सरकार नियंत्रण रख सकेगी। ऐसा नहीं है कि जनता द्वारा सरकार को चुना जाए तो सरकार के पास कोई अधिकार नहीं हो, कोई शक्ति नहीं हो। ऐसे में वह जनता पर कैसे नियंत्रण रख सकेगा। इसीलिए सरकार के पास कुछ शक्तियां होनी चाहिए जिसके आधार पर जनता पर नियंत्रण रख सके। तीसरा जो इसका सिद्धांत था वो था सामाजिक न्याय। डॉक्टर सानियत सेन के अनुसार लोकतंत्र की स्थापना के बाद ही सामाजिक न्याय संभव हो सकता है। लोकतंत्र के बिना लोगों को सामाजिक न्याय मिलना असंभव है। लोकतांत्रिक देश में ही सामाजिक न्याय नागरिकों के प्रति दिया जाता है। राजतंत्र व्यवस्था में सामाजिक न्याय मिलना संभव नहीं है। डॉक्टर सानियत सेन का जो तीसरा सिद्धांत था वो था सामाजिक न्याय। डॉक्टर सानियत सेन का मानना था कि जहाँ पर जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित है वहीं पर जो है समाज में न्याय संभव है। जहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित नहीं है, जो राष्ट्र गणराज्य नहीं है, वहाँ पर जो है लोगों को सामाजिक न्याय मिलना संभव नहीं है, आने की असंभव है। जैसे कि मान लो जहाँ पर राजतंत्र व्यवस्था है वहाँ पर आपको सामाजिक न्याय मिलना संभव नहीं है। वहाँ पर राजा का शासन है, राजा का विधि चलता है, राजा का नियम चलता है, जो आपको वो बोलेगा वो करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित है वहाँ पर राजा का शासन नहीं है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामाजिक न्याय मिलता है। डॉक्टर सानियत सेन के कार्यक्रम के अनुसार सामाजिक विकास द्वारा भूमि में लगी पूंजी सरकार से लेकर भूमि के सभी किसानों के बीच बराबर बराबर बंटवारा करना था।
डॉक्टर सानिया सेन का मानना था कि सामाजिक विकास तभी संभव है जब जो जमींदार है या जो राजा है उनसे ज़मीन लेकर और सभी किसानों में बराबर भागों में बंटवारा करने के बाद ही राष्ट्र का विकास हो सकता है। डॉक्टर सानिया सेन ने मार्क्सवाद का विरोध किया है। मार्क्सवाद समाजवाद की तरह ही है। डॉक्टर सानिया सेन ने ना तो पूंजीवाद और ना ही मार्क्सवाद व्यवस्था को चीन में लागू करना चाहता था। इन्होंने इन दोनों व्यवस्था को कटु आलोचना किया है। डॉक्टर सानिया सेन जो है ना तो मार्क्सवाद पर अधिक ध्यान दिया ना ही पूंजीवाद पर। इन्होंने इन दोनों व्यवस्था का विरोध किया है। डॉक्टर सानिया सेन का कहना था कि समाजवाद और पूंजीवाद दोनों व्यवस्था चीन के लिए लाभदायक नहीं है, क्योंकि चीन किसी परिस्थिति में यह लागू नहीं हो सकता है। उनका कहना था कि चीन की समस्या उत्पादन की है, वितरण की नहीं। डॉक्टर सानिया सेन का मानना था कि चीन में समाजवाद या पूंजीवाद लागू करना कोई बड़ी बात नहीं है। चीन की समस्या ये नहीं है कि पूंजी को किस प्रकार से खर्च किया जाए, बल्कि चीन की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि आर्थिक रूप से चीन कैसे विकास करे। इसीलिए उन्होंने एक ऐसी अर्थव्यवस्था को लागू करना चाहता था जिससे चीन का विकास हो सके। इसीलिए जो है इन्होंने समाजवाद और पूंजीवाद का विरोध किया था। चीन की जनता गरीबी से पीड़ित है। धन बांटने के तरीकों की बात बाद में आती है। इसलिए डॉक्टर सानिया सेन ने विदेशी पूंजीपतियों तथा साम्राज्यवाद का जबरदस्त विरोध किया। डॉक्टर सानिया सेन का मानना था कि जो चीन की जनता है काफ़ी गरीब है, काफ़ी पीड़ित है। ऐसे में धन बांटने का जो तरीका होता है वो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि इन्होंने जो है साम्राज्यवाद और पूंजीवाद का जो है विरोध किया है। इनका मानना था कि जो साम्राज्यवाद होता है उसमें अधिक से अधिक क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करता है, और जब पूंजीवाद होता है तो पूंजीवाद व्यवस्था के अंतर्गत सभी लोगों को समानता का अधिकार नहीं दिया जाता है। जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं उनको सभी चीज़ों की छूट होती है। तो इन्होंने जो है पूंजीवाद और साम्राज्यवाद का विरोध किया है। और अंतिम में हम लोग देखते हैं कि आधुनिक चीन के निर्माता के रूप में डॉक्टर सानिया सेन की क्या भूमिका रही थी। डॉक्टर सानिया सेन को आधुनिक चीन का निर्माता माना जाता है। इसकी गिनती विश्व में महान व्यक्तियों में किया जाता है, जिसने एक राजतंत्र राष्ट्र में राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना को भरने का पूरा प्रयास किया तथा राष्ट्र के लोगों को जागृत किया। डॉक्टर सानिया सेन के बारे में कहा जाता है कि आधुनिक चीन का यह जो है निर्माता था। इन्हें जो है विश्व में महान व्यक्तियों में से एक माना जाता है, जिन्होंने चीन को जो है स्वतंत्रता दिलाई। इन्होंने चीन में राजतंत्र व्यवस्था का अंत करके लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित किया। लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने या गणराज्य व्यवस्था को स्थापित करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। इसीलिए चीन के इतिहास में इनको राष्ट्रपिता कहा गया है। डॉक्टर सानिया सेन एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में ही समर्पण कर दिया। इनके जीवन में कई कठिनाइयां एवं समस्याएं आई, लेकिन फिर भी अपने देश के हितों की रक्षा के लिए सभी संकट को झेला। इस प्रकार से डॉक्टर सानिया सेन के प्रयासों से चीन एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बना। डॉक्टर सानिया सेन एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में समर्पण कर दिया। इनका जीवन जो है बहुत कठिनाइयों से बीता, बहुत समस्या को इन्होंने झेला, लेकिन फिर भी अपने देश के हितों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहता था। किसी भी परिस्थिति हो हमेशा अपने देश के हितों की बात करता था। इस प्रकार से जो है डॉक्टर सानिया सेन के महत्वपूर्ण योगदान के कारण चीन एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बना, जहां पर सभी लोगों को समान अधिकार मिला। जिस प्रकार से भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता के लिए महात्मा गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा था, उसी प्रकार से चीन के इतिहास में चीन के स्वतंत्रता में डॉक्टर सानिया सेन का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। तो इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आपको अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी सहायता मिली हो तो कृपया करके आप एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, आपकी लाइक और सब्सक्राइब, आपकी सपोर्ट ही हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। यहाँ पर केवल आपको आंसर राइटिंग ही नहीं कराया जाएगा, आगे चलकर जो है आपको पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री का फाउंडेशन बेस भी पढ़ाया जाएगा। और मेरा यकीन मानिए आपको इस प्रकार से पढ़ाया जाएगा कि आप जो है हर जगह पढ़ना भूल जाओगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।